गुड इवनिंग बच्चों। खुश रहिए। विजय बेटा कहाँ चले गए थे? आप सभी को अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। खुश रहो अमित। वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल शानदार हूं। आप सब कैसे हैं? आदित्य, मैं बिल्कुल शानदार हूं। आप सब कैसे हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, चलिए शुरू करें आज की क्लास। आलिश बेटा कोई आइडिया नहीं है। तबरेज आलम, रोज होता है क्या बर्थडे आपका? वेल, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर तबरेज आलम। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों आपको मैं दे दूं होमवर्क नेक्स्ट क्लास का। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज होमवर्क करेंगे। तब बच्चे मुझसे सवाल कराते समय पूछते हैं सर आर की वैल्यू आपने कैसे लिखी। यकीन मानो ऐसा लगता है कि मतलब बच्चा बिल्कुल होमवर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसा काम नहीं चलेगा यार। आपको जब कहा जाए होमवर्क करना है तो प्लीज करना है। हाँ, जब होमवर्क करें जिस सीक्वेंस में दिया गया उसी सीक्वेंस में करो। इसको आदत बना लो। आपको नहीं आसान लगने लगे नीट का सफर तो कहना इसको आदत बना लो होमवर्क करने। कुछ सोच अपने को मतलब ही नहीं क्या पेपर होगा कैसा होगा दुनिया भर का। अपना काम है होमवर्क कंप्लीट करना, दैट्स ऑल। तो आपका होमवर्क रहेगा सबसे पहले आज के लेक्चर को रिवाइज करना। आज भी आप सबके सामने एक A4 साइज का पेपर होना चाहिए, ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और लास्ट में जब मैं बोलूं जादू तब तो आप सबका पूरा ध्यान चाहिए। ध्यान तो पूरी क्लास में चाहिए, लेकिन लास्ट में बोलूं जादू आने वाला है तो पूरा ध्यान चाहिए, ठीक है? तो A4 साइज का पेपर चाहिए और जहां जहां फॉर्मूले आए जब मैं बोलूं तभी लिखना है। उसके पीछे का लॉजिक यही होता है बेटा कि देखो यार अभी अपन लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर सामने, तो फॉर्मूला सामने आता है तो बच्चा लगता है हाँ हाँ हमसे हो जाएगा हमसे हो जाएगा। लेकिन जब वही सवाल में आता है तो फॉर्मूला नहीं याद होता तो मजा नहीं आता है ना। तो एक बार आपको कॉपी में फॉर्मूले लिख लेने हैं, खास करके जब मैं बोलूं इसे लिख लो, ठीक है? तो A4 साइज का पेपर जरूर होना चाहिए। आज का होमवर्क रहेगा सबसे पहला आपका रिवाइज आज की क्लास। दूसरा होमवर्क रहेगा रिवाइज लेक्चर 1 टू लेक्चर 5। अगर किसी बच्चे को अभी भी चीजें नहीं याद हो रही हैं तो वो रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स का हेल्प ले। मैं आपसे रोज कहता हूं जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको रिवीजन करने के लिए बनाने हैं, फटाफट बनाने हैं। बहुत ही कंसाइज फॉर्म में चीजों को लिखना ये शॉर्ट नोट्स होता है। आपको शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ना नहीं है, बस खुद को याद कराने के लिए लिख लिख के, मतलब अच्छे से बनाओ तो याद होता है, ठीक है? उसके बाद है आपका इलस्ट्रेशन अप टू 20। एनसीईआरटी का टाइम नहीं लग, कोई बात नहीं नवदीप बेटा, मैंने कभी कहा ही नहीं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। मैं आपको लिख के दे सकता हूं बिना एनसीईआरटी के आप 700 नंबर ला सकते हो। मैं लिख के दे सकता हूं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? मतलब केमिस्ट्री में तो आप 45 के 45 सवाल कर सकते हो बिना एनसीईआरटी के। नवदीप आई बात समझ में? तो आप उसकी चिंता मत करो। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो 100% एनसीईआरटी का आवश्यकता नहीं यार। आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वही वाली बातें से परेशान नहीं होना है। तो एनसीईआरटी कर लो, ठीक बात है। नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है। सारे होमवर्क होने के बाद ही एनसीईआरटी पढ़ा करो। इलस्ट्रेशन अप टू 20, इलस्ट्रेशन आपको जरूर सॉल्व करना है, मस्ट है। उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा बिगिनर बॉक्स 4 तक और एक्सरसाइज 1 अप टू 42। आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में आपको मैंने दिया था 39 तक और अभी दिया 42 तक। उसके पीछे वजह ये हमारी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में वर्क वाले बहुत सारे सवाल नहीं है। वर्क के जो सारे केस आते हैं ना वो डिटेल में फिजिक्स में आते हैं, तो अपन इतना कर लेते हैं वही बहुत होता है। और लास्ट में आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। अगेन जो एनसीईआरटी है वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में बच्चों हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल, उसी न्यूमेरिकल सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो सवाल दूंगा पहले मैं सॉल्व करूंगा, फिर अगले से आप फ्लो में आ जाना, आप करना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको ये सवाल करा दिया था। पहले बताओ क्या ये सवाल करा दिया था? रेज योर हैंड। क्या ये सवाल मैंने कल की क्लास में करा दिया था बच्चों? ये सवाल कल की क्लास मैंने करा दिया था? जी हाँ, ये करा दिया था। ओके ठीक है, तो ये सवाल हो चुका था, आंसर आ चुका था। अगला सवाल है, मैं इसे करके बताऊंगा फिर आप करना, ठीक है? पूरा ध्यान चाहिए। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 3 एटीएम प्रेशर, है ना? 27 डिग्री सेल्सियस है और 3 एटीएम प्रेशर है। 1 मोल आइडियल गैस है, आइडियल गैस बोल दिया है, अच्छी बात है। इज अलाउड टू एक्सपांड इन आइसोथर्मल मैनर। अगर सवाल हमसे आइसोथर्मल वर्ड लिख के नहीं बोलता तब भी हमें समझना पड़ता कि इस पूरी प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल ही है। गनीमत है कि उसने आइसोथर्मल बोल दिया, अच्छी बात है। नहीं बोलता आइसोथर्मल मान लेते। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm until the final pressure of the gas becomes 1 atm। थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। इमेजिन करते हैं हमारे सामने ये कंटेनर है। इस कंटेनर में वही पिस्टन वाला टाइप का कंटेनर है। इस कंटेनर में एक गैस भरी है, उसके 1 मोल है। और अभी यहां का जो P1 प्रेशर है, जो इनिशियल प्रेशर है, वो दे रखा है 3 atm, राइट? एक्सपांशन होता है। सवाल कह रहा है
आइसोथर्मल तरीके से एक्सपांड हुआ। जब एक्सपांड होगा तो आप सभी जानते हैं जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ प्रेशर घटेगा। ये जो प्रोसेस है एक्सपांशन हुआ, ऐसा हमें समझ में आ गया। प्रेशर घटा है, पहले प्रेशर P1 3 atm था, लेकिन जो प्रेशर P2 है वो 1 atm है, और सवाल में कहा है कि जो बाहर का प्रेशर है वो भी 1 atm है, दैट इज P एक्सटर्नल, राइट। अब हम सोचते हैं भैया अपने से पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट में अपने से पूछा वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला मन में आया, मैंने कहा था सबसे पहले अपने आप से पूछो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क डन का हमारा जो फॉर्मूला है मात्र एक था, एक ही रहेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सर आपको कैसे पता चला कि ये इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? सवाल में वैसे स्पेसिफाइड होता है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं अगर किसी सवाल में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो वो केवल 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 इरिवर्सिबल ही माना जाएगा। क्या सवाल में कहीं रिवर्सिबल लिखा है? सर नहीं लिखा है। क्या सवाल में कहीं इरिवर्सिबल लिखा है? नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? इरिवर्सिबल ही मानेंगे। क्लियर? अभी हमने ये डिसाइड किया कि फॉर्मूला कौन सा लगाए, अब चलो लगाते हैं। तो फॉर्मूला अपन ने लिख लिया, अब हम डाटा देख रहे हैं। डाटा पी एक्सटर्नल का दे रखा है, सर दे रखा है। डेल्टा वी सर वॉल्यूम नहीं दिया है, सर ना तो अपने को V1 पता है, सर ना तो अपने को V2 पता है, पर हमें रखना तो वॉल्यूम है। अब करें तो क्या करें? मैंने कहा था किस्मत अच्छी होती है, जो फॉर्मूले में रखना होता है वही डाटा देता है। आज डाटा नहीं दिया है, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बात तो समझ में आती है सर, ये माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है, मतलब V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वॉल्यूम निकाले कैसे? दिया प्रेशर है, दिया टेम्परेचर है, वॉल्यूम निकाले कैसे? अरे आइडियल कैसे क्या है? तो पीवी बराबर एनआरटी होता है, क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी, निकालना है वॉल्यूम तो वॉल्यूम होगा एनआरटी बाई पी। V2 है तो P2, V1 है तो P1, V2 है तो P2, V1 है तो P1। अब तो बेस्ट वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2, यानी कि nRT बाई P2 माइनस nRT बाई P1। सारा वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। n दे रखा है, R आप क्या रखेंगे? अगर आंसर आपको जूल में चाहिए, अगर आंसर आपको जूल में चाहिए, अभी सवाल में नहीं बोला किस यूनिट में चाहिए, पल भर के लिए मैं बोल देता हूं, कैलकुलेट आंसर इन जूल। ठीक है, अगर आंसर आपको जूल में चाहिए तो आर की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर आंसर आपको कैलोरी में चाहिए तो आर की वैल्यू होगी 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। हमें आंसर किस में चाहिए बच्चों? जूल में। तो -1 nRT बाई P2, P2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस nRT बाई P1, P1 कितना है 3। सारी वैल्यू को पुट करें, आप सभी मुझे बताएंगे वर्क कितना आएगा। सॉल्व करें, आप सभी मुझे बताएंगे वर्क कितना आएगा। सभी लोग सॉल्व करें और मुझे बताएंगे वर्क कितना आएगा। राहुल आंसर लीटर एटीएम में नहीं चाहिए, जूल में चाहिए बेटा, जूल में। राहुल आंसर लीटर जूल में चाहिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके जो आंसर आता है एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं, वो आता है -1662.8। तो यहां लिख देता हूं मैं, जो वर्क की वैल्यू आती है -1662.8 जूल, राइट। ये बच्चों अपने सामने वर्क आया है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। हमने इस प्रोसेस का वर्क निकाल लिया, वो आया -1662, वर्क आ गया। फिर आते हैं डेल्टा एच में। बच्चों अगर आइडियल गैस है, अगर आइडियल गैस है, मात्र आइडियल गैस है और प्रोसेस आइसोथर्मल है,
तो डेल्टा एच भी 0 होगा, डेल्टा ई भी 0 होगा। हेलो, हमने W निकाल लिया, डेल्टा एच डेल्टा ई भी निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप है हीट, बोले तो Q। अब Q कैसे निकालें सर? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो W होता है माइनस Q के बराबर, या जो Q होता है माइनस W के बराबर, हमने यहां से हीट भी निकाल सकते हैं। माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आ जाएगा। तो बच्चों, इस सवाल के हमने सभी पार्ट सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ में आया हमने किया क्या। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, डाटा क्या दिया है और कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी वैल्यू को पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है अंशु, मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका, सॉरी, जो आइडियल गैस होती है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में उसकी कोई भी एनर्जी नहीं बदली, ना तो इंटरनल एनर्जी बदली, ना तो उसकी एंथैल्पी बदली। ऐसा केवल 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 आइडियल गैस के लिए होता है। ऐसा केवल 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 आइडियल गैस के लिए होता है। इज दिस क्लियर? तो ये जो आप सबके सामने सवाल था, बहुत आसानी से अपन ने इसको सॉल्व किया और आंसर है -1662.8। आप सबके सामने बच्चों स्क्रीन पे अगला सवाल है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। अभिषेक बेटा, जब सवाल में लिखा रहेगा तभी मानना है, जितना बोला जाए बस उतना ही सोचो ना। मैंने ऐसा कभी बोला क्या? मैंने बस इतना ही कहा कि इरिवर्सिबल मानना है अपने से, और थोड़ी कुछ बोला। तो बाकी सब स्पेसिफाइड होता है, नहीं है तो नहीं मानना है। आप जो मुझे आंसर देंगे वो देंगे कैलोरी में, कैलोरी में आंसर देना है। हाँ, क्वेश्चन में गिवन होता है अभिषेक। आप मुझे आंसर देंगे कैलोरी में। बिल्कुल सही क्वेश्चन मंगल बेटा। एंड द करेक्ट आंसर इज, बता दो क्या सबने अटेम्प्ट कर लिया? सबने अटेम्प्ट कर लिया क्या? एंड द करेक्ट आंसर इज, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, ऑल राइट। एंड द करेक्ट आंसर इज, यार ये तो केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला लगाओ ना। W बराबर माइनस पी डेल्टा वी बराबर माइनस डेल्टा एन जी आर टी, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। -746 कैलोरी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब दिया, उस बच्चे का नाम है राहुल कुमार। राहुल ने इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब दिया। उसके बाद कुशल मंगल, रोहन कुमार। रोहन, आपका साइन गलत है बेटा। अशरफ, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। क्या सभी बच्चों को सवाल क्लियर है? अगर आपको ये सवाल क्लियर है तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है। ऑलराइट बेटा, अगला सवाल। पूरे 1 मिनट है, मैं सवाल भी नहीं समझा रहा हूं, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, फिर बाद में समझाऊंगा। पूरा अपना दिमाग लगाओ, ये चेकिंग है आपने कितना समझा। ग्रेजुअली वर्ड का मतलब बता दूं, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। हिंट दे देता हूं, फर्स्ट वाला स्टेप है रिवर्सिबल, सेकंड वाला है इरिवर्सिबल। हिंट दे रहा हूं, फर्स्ट वाला है रिवर्सिबल, सेकंड वाला इरिवर्सिबल। हिंट दिया मैंने। आंसर आप मुझे जूल में बताएंगे। एक बात और, आंसर आप सबको मुझे जूल में बताना है, दोनों पार्ट का। तसल्ली से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है।
सौरभ अपने कैलकुलेशन इतने अच्छे से करो कि आपको मुझसे पूछ के कंफर्म नहीं करना पड़े क्या यही है, जो भी हो वही एग्जैक्टली हो। बेटा इतना बढ़िया कैलकुलेशन करो, डाउट नहीं होना चाहिए अपनी कैलकुलेशन पे। समय समाप्त, समय समाप्त। एंड द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, यार ये तो समझ गए कि जो फर्स्ट पार्ट है वो रिवर्सिबल है, जो सेकंड पार्ट है वो इरिवर्सिबल है। क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट है? पहले ये बताओ। फर्स्ट पार्ट रिवर्सिबल, सेकंड पार्ट इरिवर्सिबल, क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट है? मतलब एक बार अपने को रिवर्सिबल वर्क निकालना है, एक बार इरिवर्सिबल वर्क निकालना है, बस यही करना है। मुझे पक्का यकीन होता है 99% बच्चे फॉर्मूले लगा लेते हैं, 99% बच्चे फॉर्मूले लगा लेते हैं, लेकिन मात्र 50% बच्चे सही कैलकुलेशन कर पाते हैं। घबराओ मत, डरो मत, कैलकुलेशन विल इंप्रूव स्लोली एंड स्टेडली। ठीक है, तसल्ली रखो। पहला रिवर्सिबल था तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाया। आइसोथर्मल रिवर्सिबल, साफ साफ बोला है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? -2.303 एनआरटी लॉग V2 by V1। सर वॉल्यूम तो दिया नहीं, तो प्रेशर वाला लगा लो ना यार, V2 by V1 मतलब P1 by P2। अब वैल्यू पुट करो। आंसर किसमें चाहिए? जूल में। तो R की वैल्यू किसमें रख दो? 8.314। यहां का सोल्यूशन मत देखो, आप अपने से करो, आप बस आंसर मैच करो। -2.303 इंटू 8.314 इंटू एनआरटी। टेम्परेचर कितना लिखेंगे बच्चों? 27 डिग्री सेल्सियस है क्या? टेम्परेचर कितना है सर? 300 केल्विन। तो इंटू 300 इंटू लॉग 2/1 मतलब लॉग 0.3 सॉल्व करोगे, W रिवर्सिबल आता है -1.72। फिर आते हैं W इरिवर्सिबल में। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर इसमें हम P एक्सटर्नल क्या मानेंगे? बेटा एक कॉमन सेंस का मुझे सवाल का जवाब देना। मान लेते हैं अपने सामने P2 है, मान लेते हैं अपने सामने पिस्टन है, अंदर का प्रेशर 5 एटीएम है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था सर इसमें P एक्सटर्नल गिवन नहीं है क्या करें, उससे मैं सवाल पूछ रहा हूं। बेटा अंदर का प्रेशर 5 एटीएम है, इसका एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन कब तक होगा? बाहर का प्रेशर 1 एटीएम है, एक्सपांशन कब तक होगा? बोलो। अनंत समय तक होगा। क्या होता रहेगा क्या जिंदगी भर? कब तक एक्सपांशन होगा? कब तक एक्सपांशन होगा? 5 एटीएम तक? कैसी बातें कर रहे हो यार। अंदर का प्रेशर 5 एटीएम है, जब एक्सपांशन होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा नहीं, प्रेशर घटेगा नहीं। इमेजिन करो अपने आप एक्सपांशन हो रहा है। कब तक एक्सपांशन होगा? सर जब तक बाहर के बराबर नहीं होगा। ये बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, जब तक बाहर के बराबर नहीं होगा तभी तक ना एक्सपांशन होगा। हेलो, मतलब बाहर कितना प्रेशर है? 1 एटीएम। सर कैसे पता चला? क्योंकि अंदर तब तक हुआ जब तक 1 एटीएम ना हो जाए, जब तक 1 एटीएम ना हो जाए। तो 1 एटीएम ना हो जाए तब तक एक्सपांशन हुआ, मतलब बाहर कितना है? 1 एटीएम। तो पी एक्सटर्नल कितना है? 1 एटीएम। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में सवाल सॉल्व किया क्लास का स्टार्टिंग में, एग्जैक्टली वही है और आता है -125 किलो जूल। अब जो मैं कहने वाला हूं सब लोग सुनिएगा बच्चों। अगर आपको याद हो जब थर्मोडायनेमिक्स शुरू हुआ था, तो जब हम उसमें प्रोसेस में आए थे, है ना, तो प्रोसेस में मैंने आप सबको एक फैक्ट बताया था कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो एक्सपांशन का वर्क होता है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो एक्सपांशन का वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो वर्क होता है वो मैक्सिमम नहीं होता है। मिनिमम नहीं होता, मैंने ऐसा भी नहीं कहा, लेकिन मैक्सिमम कहां होता है? रिवर्सिबल में। ये सवाल इस चीज का सबूत है। वही कंडीशन, वही सब कुछ, जब आपने रिवर्सिबल निकाला बच्चों तो वर्क आता है -1.72 किलो जूल और इरिवर्सिबल वर्क आता है -1.25 किलो जूल। ज्यादा वर्क कहां हुआ? रिवर्सिबल में। एक बच्चा मुझसे कहता चल कि पहले माइनस साइन लगा, अच्छा छोटा हो गया ना। बेटा यहां माइनस साइन मात्र ये बताने के लिए लगाया जाता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है कि वर्क डन ऑन सिस्टम है। वर्क कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये ऐसा है जैसे कि मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। माइनस साइन महज एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जो ये बताती है कि बाय द सिस्टम है, उससे उसका मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा नहीं सोचना है। वर्क तो 1.72 हुआ रिवर्सिबल में, वर्क तो 1.25 हुआ इरिवर्सिबल में। बताओ सबसे ज्यादा वर्क कहां हुआ? रिवर्सिबल में। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए
कभी कभी न्यूमेरिकल की लैंग्वेज ऐसी होती है बच्चों, सुनिएगा और आप कंफ्यूज हो जाते हो। कभी कभी न्यूमेरिकल की लैंग्वेज ऐसी होती है, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन। अब बच्चा सोचता है भाई अपने से पूछा क्या है, वो सवाल समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाऊं कि रिवर्सिबल वाला। आधे बच्चे सोचते हैं यार सवाल में कुछ नहीं बोला है तो चलो इरिवर्सिबल लगाते आंसर निकालते। बेटा जब उसने मैक्सिमम वर्क डन बोल दिया, इसका मतलब आपको रिवर्सिबल वाला ही फॉर्मूला लगाना है। तो आप सबको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इज दिस क्लियर? ये जो सवाल आपके सामने था, हमने यहाँ पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों कैलकुलेट किया, आप सबने बहुत अच्छा आंसर दिया। क्लियर? आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। द वर्क डन इज नेगेटिव इन विच रिएक्शन। इसका आंसर सारे बच्चे तुरंत देते हैं। द वर्क डन इज नेगेटिव इन विच रिएक्शन। द वर्क डन इज नेगेटिव इन विच रिएक्शन। किस रिएक्शन में वर्क डन नेगेटिव होगा? जल्दबाजी में आंसर नहीं, तसल्ली से देना है। अरे ये तो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन का वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डेल्टा एनजीआरटी होता है। मैंने हिंट दिया है, केमिकल रिएक्शन के वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डेल्टा एनजीआरटी होता है। जी हाँ राहुल, ये वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डेल्टा एनजीआरटी होता है। खेल खत्म। मैं सॉल्व कर रहा हूं, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ठीक है, जिन्होंने दिया सुनेंगे। माइनस डेल्टा एनजीआरटी, अरे जब डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा तभी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा तभी तो वर्क डन निगेटिव होगा। सवाल हमसे वर्क डन निगेटिव पूछा है, मतलब डेल्टा एनजी को पॉजिटिव लेना है। पहले ऑप्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू है 2 - 4 - 2। दूसरे ऑप्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू है 1 + 1 2 - 1 1। तीसरे ऑप्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू है 0। अगले ऑप्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू है 0। बताओ डेल्टा एनजी पॉजिटिव कहां? सर थर्ड में। वर्क नेगेटिव कहां? थर्ड में। हेंस आंसर विल बी थर्ड। क्लियर? हेंस आंसर विल बी थर्ड। मतलब केमिकल रिएक्शन का सवाल बोला तो तुरंत फॉर्मूला स्ट्राइक किया, माइनस डेल्टा एनजीआरटी, खेल खत्म। हेलो, अगर आप सब सीख गए हैं तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर को एक नए डायरेक्शन में लेके चलते हैं। राइट बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, सब लोग गहरी सांस लेके ध्यान से सुनेंगे। जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें उस बेसिक सवाल का आंसर देता है, आखिर कुछ क्यों होता है। केमिस्ट्री के 3 सवाल थे और उसमें सबसे पहला सवाल था आखिर कुछ क्यों होता है, और उसी सवाल का जवाब दिया थर्मोडायनेमिक्स ने। हम भी उस सवाल की खोज में चलते हैं और थर्मोडायनेमिक्स की मदद से ढूंढते हैं आखिर कुछ क्यों होता है। हमारे जहन में एक सवाल है और हम सब खोज में निकल चुके हैं, आखिर कुछ क्यों होता है। जब हम इस खोज में निकलते हैं तो हमें सबसे पहले 2 शब्दों का मतलब सीखना होगा। एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो जाती हैं या जिन्हें थोड़ा सा इनिशिएट करो तब हो जाती है। जैसे अपने आप होने वाली प्रोसेस, जैसे अपने आप नदी बहती है, अपने आप हवा चलती है, अपने आप जो नेचुरल टेंडेंसी है होने की, उन्हें हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। राइट? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जो या तो अपने आप होती हैं, 2 कंसेप्ट हैं, या तो थोड़ा सा इनिशिएशन के बाद होती हैं। पेट्रोल अपने आप जलता नहीं है, लेकिन अगर एक चिंगारी लगा दो तो अब वो अपने आप जलना रुकता नहीं है। पेट्रोल आपसे पूछ के नहीं जलता, लेकिन एक आग थोड़ी सी लगा दो, अब वो कभी जलना नहीं रुकता। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो अपने आप होते हैं या थोड़ा सा इनिशिएशन के बाद होते हैं। मजे की बात यह है बच्चों, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हो रही हैं, जैसे हवा का चलना, नदी का बहना, पहाड़ पर्वत का बनना, पेड़ का उगना, ये सब अपने आप हो रहा है, हमसे पूछ के नहीं हो रहा है। इन्हें हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था
ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, ये जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं. So you all have to keep in mind that all natural processes are irreversible as well as spontaneous. हम तो उस सवाल की खोज में चले थे, आखिर कुछ क्यों होता है. उस खोज में हम चले तो हमें दो शब्दों को सीखना पड़ा, एक स्पॉन्टेनियस और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस. जो अपने आप हो रहे थे सरल भाषा में स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप नहीं हो रहे थे नॉन स्पॉन्टेनियस. जो अपने आप हो रहे थे स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप नहीं हो रहे थे नॉन स्पॉन्टेनियस. इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए आप सब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको अचानक से नींद आ जाती है, हमसे बिना पूछे, आपसे बिना पूछे अपने आप आ जाती है, मतलब नींद का आना स्पॉन्टेनियस है. लेकिन वहीं पे अगर हम पढ़ाई की बात करें तो आपको मजबूर किया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स से कराया जाता है, सामने हम बैठ के पढ़ाते हैं, तब भी शायद मुश्किलों से होता है. पढ़ना नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर लगाने पड़ते हैं, तो कहीं जाके आप पढ़ते हैं. लेकिन नींद का आना, अपने आप नींद आती है, किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, इसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. जब हम अपने आसपास इर्द गिर्द देखते हैं तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो स्पॉन्टेनियस है. जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना अपने आप होता है, हमसे पूछ के नहीं होता है. लेकिन अगर हमें पानी को नीचे से ऊपर भेजना है तो मोटर लगा के भेजना पड़ेगा, मतलब पानी का ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस है. गर्म चाय की प्याली है, वो अपने आप ठंडी हो जाती है, क्योंकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट अपने आप ट्रांसफर होता है, हमसे पूछ के नहीं, अपने आप होता है. जो चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, वो अपने आप होता है, हमसे पूछ के नहीं होता है. ठीक उसी प्रकार से जो गैसेस है, वो गैसेस हमेशा अपने आप हाई से लो में चली जाती हैं, हमसे पूछ के नहीं, अपने आप होती हैं. अगर बर्फ को खुली जगह में रख दो तो बर्फ अपने आप पिघलता है, हमसे पूछ के नहीं, वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. बच्चों, अगर कपड़ा गीला है, उसे बाहर रख दो सुखाने के लिए तो अपने आप सूखता है, हमसे पूछ के नहीं. मतलब अगर पानी को 25 डिग्री सेल्सियस पर रख दो या 35 पर रख दो, अपने आप वो वेपर बन के उड़ जाता है, बिना हमसे पूछे, वो भी स्पॉन्टेनियस है. हमारे आसपास न जाने ऐसी कितनी प्रोसेस थी जो स्पॉन्टेनियस थी. सवाल ये नहीं कि वो स्पॉन्टेनियस है, सवाल ये है कि आखिर वो स्पॉन्टेनियस क्यों है. ऐसी बहुत सारी प्रोसेस थी जो स्पॉन्टेनियस थी, कभी अपने आप होती थी तो कभी कुछ फ्यूल को या कभी कैंडल को एक बार इनिशिएट करना पड़ता था, उसके बाद वो लगातार होती थी. सवाल ये नहीं कि आखिर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, सवाल ये है कि आखिर वो क्यों अपने आप होती है. हमने हमारे आसपास, थर्मोडायनेमिक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, फील का सब्जेक्ट है. हमने हमारे आसपास सभी होने वाली प्रॉपर्टी को देखा और हमने अपने आप से पूछा, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ अपने आप होता है. तो हमें जवाब मिला, बिना वजह के कुछ नहीं होता है, और अगर कुछ होता है तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो हो के स्टेबल होता है. चाहे आपका पढ़ना हो, चाहे आपका सोना हो, चाहे हमारा पढ़ाना हो, सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि होने से वो स्टेबल होता है. दुनिया में हर चीज के होने के पीछे की वजह स्टेबिलिटी है, जो कि यूनिवर्सल रूल ऑफ होना है. आखिर कुछ क्यों होता है, क्योंकि हो के स्टेबल होता है. स्टेबल होने का मतलब क्या होता है? वैसे तो स्टेबल होने का कई सारा मतलब होता है, लेकिन जब हम एनर्जी के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी की नजर है, जब हम एनर्जी के नजरिए से देखते हैं तो हम सब जानते हैं मिनिमम एनर्जी का होना स्टेबल होना होता है. हमने मन ही मन में सोचा, यार अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो अपने आप हो रहा है, मतलब वो होके स्टेबल हो रहा है, मतलब वो इसलिए होना चाहता है क्योंकि जब वो होता है तो एनर्जी कम होती है. यही तो स्टेबिलिटी हुआ. मैंने कहा मतलब जितनी भी प्रोसेस अपने आप हो रही है, उनमें एक ही रूल लगना चाहिए, वो है एनर्जी का. ऐसा हम सोच ही रहे थे कि हमें एक चौंकाने वाला फैक्ट नजर आया. फैक्ट कुछ ऐसा था, गीला कपड़ा अपने आप सूख गया. बोले ये क्या बात है, गीला कपड़ा अपने आप सूख गया, कहने का मतलब है H2O लिक्विड से H2O गैस अपने आप बन गया. 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो लिक्विड से गैस बन रहा है. लिक्विड से गैस बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक नहीं है.
एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लिक्विड ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तब कहीं गैस बनाया, मतलब H2O गैस की जो एनर्जी है वो H2O लिक्विड से ज्यादा है। अगर होता कुछ इसलिए होता कि होके स्टेबल यानी कि मिनिमम एनर्जी होता, तो उस रूल से तो H2O लिक्विड से H2O गैस कभी न बनता। पर ऐसा तो होता, बिना हमसे पूछे अपने आप होता। गीला कपड़ा अपने आप सूखता, लिक्विड अपने आप गैस बन के उड़ता। हमने सोचा मतलब मिनिमम एनर्जी का जो रूल है वो मात्र एक रूल नहीं है। ऐसी बहुत सारे फैक्टर थे, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस थे जो जब हो रहे थे तो मिनिमम एनर्जी यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हो रहे थे। लेकिन वहीं पे बहुत सारे प्रोसेस ऐसे भी थे जो बिना एनर्जी को मिनिमाइज किए हो रहे थे। हमने अपने आप से पूछा आखिर वो ऐसा क्यों हो रहा। ऐसा करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में दोनों तरफ सेम वॉल्यूम है, सेम प्रेशर है, सेम टेम्परेचर है, सारी कंडीशन सेम है। बस फर्क इतना है कि एक तरफ भरी है लाल 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 गैस और एक तरफ भरी है ग्रीन 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 गैस। एक तरफ रेड गैस है, एक तरफ ग्रीन गैस है, सारी कंडीशन एग्जैक्टली इक्वल है। इवन इवन यहां पे नंबर ऑफ मोल्स एंड भी इक्वल है। इनको हमने एक वॉल्व से बंद कर रखा था। मुझे पता था यहां सब कुछ सेम है, किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं है। किसी चीज के होने के पीछे की वजह डिफरेंस होती है, कभी प्रेशर का डिफरेंस, कभी टेम्परेचर का डिफरेंस, कभी किसी का डिफरेंस। लेकिन यहां हमने कोई डिफरेंस नहीं छोड़ा क्योंकि हम समझना चाहते थे जब कोई डिफरेंस नहीं होता है क्या तब भी कुछ होता है कि नहीं होता। कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ही अगले पल हमने इस वॉल्व को हटाया, जैसे ही अगले पल हमने इस वॉल्व को हटाया, जो हमने देखा वो कुछ अलग नजारा था। हमने देखा ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, जैसे ही वॉल्व को ओपन किया कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल इधर आ गए। किसी चीज का डिफरेंस नहीं था, किसी चीज का ड्राइविंग फोर्स नहीं था, लेकिन फिर भी गैसेस के मॉलिक्यूल अपने आप इधर से उधर चले गए। और जैसे लाल वाले गैस उधर गए वैसे ही हरे वाले गैस भी इधर आ गए, बिना किसी डिफरेंस के अगर आ गए मतलब प्रोसेस हुआ, बिना हमसे पूछे अपने आप हुआ, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है। हमने सोचा यार आखिर ये क्यों हुआ। एनर्जी का रीजन तो नहीं था। H2O लिक्विड से H2O गैस क्यों बना, एनर्जी का रीजन तो नहीं था। हमने पाया, जो लोग थर्मोडायनामिक्स को समझ रहे थे उन्होंने पाया जब कभी कोई प्रोसेस होता है या तो एनर्जी को मिनिमाइज करके होता है, और जब एनर्जी मिनिमाइज नहीं होती तो पक्का उसमें एक चीज कॉमन था, वो था उनमें रैंडमनेस मैक्सिमम हो रहा था। मतलब दुनिया में जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रही है उनके होने के पीछे की दो वजह है, सब में दो बातें कॉमन हैं। या तो एनर्जी मिनिमम हो रही है, या तो रैंडमनेस बढ़ रही है, या तो दोनों हो रहा है। ऐसा एक भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं था जिसमें दोनों में से कोई एक नहीं हो रहा था। या तो एनर्जी मिनिमम होगी, या तो रैंडमनेस बढ़ रही होगी, या तो दोनों हो रहा होगा। ऐसा एक भी प्रोसेस नहीं था स्पॉन्टेनियस जिसमें दोनों में से कोई एक नहीं हो रहा हो। मतलब किसी के होने के पीछे की वजह यही दोनों है। इन दोनों को हम समझना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले जैसे रैंडमनेस आ गया हमने कहा पहले इसको समझ लेते हैं, जब इसको समझ लेंगे फिर से अपने सवाल की तलाश में चलेंगे। बच्चों हम एक सवाल की खोज में चले थे, आखिर कुछ क्यों होता है। समझते समझते एक सवाल मन में आ गया, रैंडमनेस क्या होता है। चलो पहले इस सवाल को खत्म कर डालते हैं, फिर लौटेंगे अपने उस सवाल में आखिर कुछ क्यों होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आखिर ये रैंडमनेस क्या होता है। बेटा रैंडमनेस को समझने के लिए जो लोग थर्मोडायनामिक्स को बना रहे थे उन्होंने एक नए फैक्टर को बनाया जिसका नाम रखा एंट्रोपी। सर एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी एक ऐसा थर्मोडायनामिकल कंसेप्ट है, पैरामीटर है,
जिसकी मदद से हम लोग रैंडमनेस को मेजर करेंगे, हम लोग डिसऑर्डरनेस को मेजर करेंगे, हम लोग डिस्टरबेंस को मेजर करेंगे। मतलब सर, मान लीजिए वो दिन जब आप स्कूल जाया करते थे और आपकी स्कूल की जो छुट्टी है वो 1 बजे हुआ करती थी। मान लो पल भर के लिए आप स्कूल जाया करते थे और स्कूल की छुट्टी 1 बजे हुआ करती थी। हमने 12:55 पे हेलीकॉप्टर से आपकी स्कूल को देखा। 12:55 पे स्कूल बाहर से बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। लग रहा था अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत है। सच में अंदर शांत नहीं रहा होगा। ये कुछ ऐसा है, ये इमेजिन करो जो बॉटल है आपकी स्कूल है, अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर हलचल होगी, इधर उधर टकरा रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन बाहर देखने से बिल्कुल शांत नजर आ रहा। 12:55 पे हमने आपकी स्कूल को देखा, सब कुछ बिल्कुल शांत शांत था। जैसे ही 1 बजते हैं, टन 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 घंटी बजती है, सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं। वो स्कूल जिसमें कुछ मिनट पहले सन्नाटा था, अचानक से लगता है एक डिसऑर्डरनेस आ चुका है। सब कुछ तितर बितर बिखरा हुआ नजर आ रहा, बच्चे इधर भाग रहे हैं, बच्चे उधर जा रहे हैं, सब कुछ डिसऑर्डर हो चुका। कितना डिसऑर्डर हुआ, कितना डिस्टर्ब हुआ, ये पैटर्न कितना टूटा, इसी चीज का नाम है एंट्रोपी। इसे ऐसे समझो, एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते वो सो गया, टीचर ने आके उसे उठा दिया, बच्चे ने कहा मैं डिस्टर्ब हो गया, बगल वाले बच्चे ने कहा तो कितना डिस्टर्ब हुआ, तो कितना डिस्टर्ब हुआ, ये मेजर करने के लिए हम लोग निकालेंगे एंट्रोपी। अच्छा, मतलब उस बच्चे को बताना है कि मैं वो बोले दूसरे वाले बच्चे से मैं 10 डिस्टर्ब हो गया, मैं 20 डिस्टर्ब हो गया, मैं 25 डिस्टर्ब हो गया। मतलब डिस्टर्बेंस को मेजर करें, रैंडमनेस को मेजर करें, डिसऑर्डरनेस को मेजर करें, यही एंट्रोपी है। तो सरल भाषा में एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। ये उन लोगों ने बनाई जो रैंडमनेस को समझना चाहते थे। सर वो रैंडमनेस को क्यों समझना चाहते थे? क्योंकि वो किसी के अपने आप होने की वजह थी। अपने आप होने की वजह रैंडमनेस क्यों है, इसलिए समझना चाहा। समझने के लिए हमने एक फैक्टर बना डाला जिसका नाम रखा एंट्रोपी। हर सिस्टम में अपनी कुछ न कुछ एंट्रोपी होती है। मतलब स्कूल बाहर से बिल्कुल एकदम सन्नाटा नजर आ रही थी, लेकिन अंदर बच्चे शैतानी कर रहे थे। क्या पता वो कागज की बॉल बना के एक दूसरे को फेंक रहे हो, क्या पता कुछ बच्चे पनिशमेंट के तौर पर क्लास के बाहर खड़े हो, कुछ न कुछ अंदर चल रहा होगा, लेकिन बाहर से स्कूल बिल्कुल शांत नजर आ रही। बॉटल बाहर से बिल्कुल शांत नजर आ रहा, लेकिन अंदर मॉलिक्यूल के बीच में हलचल होगी। सभी सिस्टम के अंदर कुछ न कुछ अपनी डिसऑर्डरनेस होता है। एब्सोल्यूट ऑर्डर कोई नहीं होता। इसे ऐसे समझो, एब्सोल्यूट ऑर्डर कोई नहीं होता। इसे ऐसे समझो, एब्सोल्यूट ऑर्डर कोई नहीं होता। इसे ऐसे समझो, क्लास जिसमें बच्चे तितर बितर भाग रहे हैं, डिसऑर्डर्ड है। वही क्लास जिसमें सारे बच्चे शांति से बैठे हैं, ऑर्डर्ड है। इमेजिन करो उसी क्लास में जब बच्चे नहीं थे, और ऑर्डर्ड है। इमेजिन करो उसी क्लास में जब बेंच नहीं थी, और ऑर्डर्ड है। इमेजिन करो उसी क्लास में जब कमरा नहीं था, और ऑर्डर्ड है। इमेजिन करो उसी जमीन में जब स्कूल नहीं थी, और ऑर्डर्ड है। इमेजिन करो जब जमीन नहीं थी, स्पेस था, और ऑर्डर्ड है। अपने आप में कोई एब्सोल्यूट ऑर्डर्ड नहीं है। अगर मैंने आपके सामने एक ऐसा सिस्टम बनाया, सिस्टम में ऐसे 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 मॉलिक्यूल बना डाले, तो आपको ये ऑर्डर्ड नजर आ रहे हैं। इमेजिन करो जब ये मॉलिक्यूल ही नहीं थे, सर और ऑर्डर्ड था। हम कभी किसी सिस्टम की एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सभी में थोड़ा ना थोड़ा डिसऑर्डर तो होता है। लेकिन हम डिसऑर्डर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है बता सकते हैं, डिसऑर्डर घटने से एंट्रोपी घटती है बता सकते हैं। अभी कितनी एंट्रोपी है नहीं बता सकते, पर गर्म करोगे कुछ और करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी ये बता सकते हैं। सभी में अपना एक रैंडमनेस होता है। अपने आप में कितना होता है, दिस यू कैन नॉट कैलकुलेट, जब तक हमारे थर्मोडायनेमिक्स में प्लॉट नहीं आया था। सर ये क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ की मदद से हमने कुछ सब्सटेंसेस का एंट्रोपी मेजर किया। लेकिन इन जनरल आपसे कहा जाए तो आप यही कहेंगे कि एंट्रोपी एब्सोल्यूट
वैल्यू नहीं मेजर हो सकती, ठीक वैसे जैसे इंटरनल एनर्जी नहीं मेजर हो सकता, जैसे इंथैल्पी नहीं मेजर हो सकता, वैसे एस मेजर नहीं हो सकता। हाँ, प्लॉट की मदद से कुछ सब्सटेंसेस का कुछ कंडीशन पे एंट्रोपी मेजर हो सकता है, लेकिन इन जनरल हम मेजर नहीं कर सकते हैं। सरल भाषा में सर एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी एक ऐसी जादुई चीज है जिससे हम लोग रैंडमनेस को मेजर करेंगे। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। ऐसे समझो, ये आपके सामने जब बॉल पहले ऐसी थी तो इसमें ऑर्डर्ड ज्यादा है। ऐसा नहीं कि 100% ऑर्डर्ड है, लेकिन जैसे आपने इसे बिखरा दिया तो हम कहेंगे सर डिसऑर्डर्ड ज्यादा हो गया। डिसऑर्डर ज्यादा हो गया तो अपन बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी बढ़ गई हम ये बता सकते हैं, एंट्रोपी में चेंज हुआ हम ये बता सकते हैं। कितनी एंट्रोपी पहली थी, कितनी एंट्रोपी अभी है, हम ये नहीं बता सकते। यह वही वाली बात है, हम ई नहीं डेल्टा ई मेजर करते हैं, हम एच नहीं डेल्टा एच मेजर करते हैं, हम एस नहीं डेल्टा एस मेजर करते हैं। बड़ा बढ़िया एग्जांपल है एंट्रोपी का। मान लीजिए ये मूवी का एक सीन है, इसमें सारे फाइटर जो स्टैच्यू के जैसे खड़े हैं। ये जो स्टैच्यू के जैसे खड़े हैं इनकी अपनी कुछ एंट्रोपी है, इनकी अपनी कुछ एंट्रोपी है। कितनी है नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही एक्टर ने इनको हवा में उड़ा दिया एंट्रोपी बढ़ गई हम ये बता सकते हैं। एंट्रोपी बढ़ गई हम ये बता सकते हैं। एंट्रोपी S1 से S2 ही S2 S1 से बड़ा है हम ये बता सकते हैं। डेल्टा S कितना है हम ये बता सकते हैं। S2 कितना है S1 कितना है हम ये बता नहीं सकते हैं। सरल भाषा में रैंडम होना, डिसऑर्डर्ड होना, चीजों का बिखरना, तितर बितर होना, डिस्टर्ब होना, यही एंट्रोपी है। डिस्टर्बेंस कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, दिस यू कैन कैलकुलेट। अपने आप में कोई कितना डिसऑर्डर्ड है, दिस वी कांट कैलकुलेट, राइट। जब मैं आपको एंट्रोपी पढ़ाऊंगा तो हम लोग कैसे बातें करेंगे एक बार वो सुन लो। जब कभी एंट्रोपी बढ़ेगी तो हम लोग कहेंगे डेल्टा एस पॉजिटिव। ऐसे नहीं बोलेंगे सर यहां एंट्रोपी बढ़ गई, इतनी मेहनत नहीं करेंगे। ऐसे बोल देना सर डेल्टा एस पॉजिटिव, अच्छा एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी घटेगी सर डेल्टा एस नेगेटिव, खेल खत्म। ये जो इतना सेंटेंस है उसे हम लोग छोटे मैथमेटिकल फॉर्म में बात करेंगे। सर डेल्टा एस पॉजिटिव तो समझ जाना यहां एंट्रोपी बढ़ी है, डेल्टा एस नेगेटिव यहां एंट्रोपी घटी है। हम इतने बड़े सेंटेंस को इस छोटे छोटे मैथमेटिकल टर्म के रूप में बातें करेंगे। जब मैं आपको एंट्रोपी पढ़ाऊंगा तो दो हिस्सों में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला हिस्सा होगा फील, जिसे हम जल्दी जल्दी फील करते चलेंगे। दूसरा होगा मैथमेटिकल कंसेप्ट, जहां मैं आपको सभी प्रोसेस में, सभी केमिकल रिएक्शन में, सभी सभी जगह एंट्रोपी निकालना सिखाऊंगा। क्लियर? कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी चीज हो, सब जगह हम लोग एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे। बच्चों मैंने आपके जहन में इतना फिट कर दिया। नंबर 1 एंट्रोपी बोले तो डिसऑर्डरनेस, जो जितना डिसऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा एंट्रोपी होगा। एंट्रोपी कितना है नहीं बता सकते, हम चेंज बताएंगे कैसे अभी बताता हूं। बच्चों आप सब बड़े किस्मती हैं यार, आपने ई को पढ़ा, आपने एच को पढ़ा, आज एस पढ़ने वाले हो। ई को मेजर कर सकते हैं ना, डेल्टा ई को मेजर कर सकते हैं हाँ, एच को मेजर कर सकते हैं ना, डेल्टा एच को मेजर कर सकते हैं हाँ, एस को मेजर कर सकते हैं ना, डेल्टा एस को मेजर कर सकते हैं हाँ। क्या एस को कभी मेजर नहीं कर सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस के लिए विद द हेल्प ऑफ प्लॉट, ये लास्ट में आएगा। पर इन जनरल अपन क्या बोलेंगे, एस को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? बच्चों जो ई है वो एक एक्सटेंसिव है, जो एच है वो एक एक्सटेंसिव है। अरे मजे की बात है, जिसे आज आप पढ़ रहे हो वो भी एक्सटेंसिव है। जैसे मैंने कहा एक्सटेंसिव है, अलजेब्रा के सारे नियम लगाना, दौड़ते हुए लगाना, देखना भी कैसे लगाएंगे। बच्चों जो ई है वो स्टेट फंक्शन है, जो एच है स्टेट फंक्शन है, जो एस है स्टेट फंक्शन है। आपने जितने पैरामीटर पढ़े सारे एक जैसे हैं, याद करने में ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा कि जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन होने के साथ साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसीलिए अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मान लीजिए रिएक्शन हो रही है A+B से बना C+D,
अगर इस केमिकल रिएक्शन में, अब रिएक्शन हुई है, कुछ हुआ है तो रैंडम हुआ है, डिसऑर्डर हुआ है, कुछ न कुछ उसकी एंट्रोपी में चेंज है। अगर इस रिएक्शन में हम लोग डेल्टा एस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? समेशन डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हम जानते हैं एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अलजेब्रा के नियम सीधे लगा देंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलो आओ हम एंट्रोपी को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फील करते हैं। आप सबका ध्यान चाहिए बच्चों। आप सबके सामने सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। आप सभी जानते हैं कि जो सॉलिड है, मेरे शब्दों को फोकस करना, जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल लिक्विड से ज्यादा ऑर्डर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड इसी सॉलिड की है या सॉलिड की है, नहीं। लिक्विड से ज्यादा ऑर्डर्ड है सॉलिड, गैस से ज्यादा ऑर्डर्ड है लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा ऑर्डर्ड है सॉलिड। सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड कौन है? गैस। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा उनके अंदर तरह तरह का मूवमेंट होगा, उतना ज्यादा उसमें पैटर्न नहीं होगा। दे आर मोर डिसऑर्डर, मतलब जो गैसेस होते हैं उनकी एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा होती है और लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होती है। मतलब एक ही सब्सटेंस का सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो, जैसे वाटर, वाटर गैस ले लो, वाटर लिक्विड ले लो, वाटर सॉलिड ले लो, तो वाटर गैस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी उन दोनों की तुलना में। तुलनात्मक बातें हैं, कंपैरेटिव बातें हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा होगा ऐसा नहीं कह रहे। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से हम ये तो समझ गए, अगर किसी रिएक्शन में जितने ज्यादा गैसियस मोल्स होंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। गैसियस मोल्स जितने ज्यादा होंगे मतलब डेल्टा एनजी पॉजिटिव। जब डेल्टा एनजी तो डेल्टा एस पॉजिटिव। मतलब मैं आपसे रिएक्शन पूछूं, PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। फील करो, एक गैस से दो गैस बन रहे हैं, मतलब ज्यादा गैस बन रहा, ज्यादा रैंडम। चाहे तो फॉर्मूले से करो, सर इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, मतलब इसका डेल्टा एस है वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही। हम बोलना चाह रहे हैं एंट्रोपी बढ़ रही, राइट? हम बोलना चाह रहे हैं एंट्रोपी बढ़ रही, पर हम ऐसे नहीं बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ रही। हम कैसे बोलेंगे? डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, तो अभी हम लोग एंट्रोपी का फील वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल कंसेप्ट, राइट बच्चों? ठीक है, ये समझ में आ गया सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का। बच्चों इसी प्रकार से मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो कोई सिस्टम है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब हम, अब आपसे पूछो को जवाब देना है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी बढ़ेगी। जब एटम के अंदर एनर्जी बढ़ेगी तो उनमें रैंडमनेस ज्यादा होगी कम होगी? टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। रैंडमनेस ज्यादा होगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। पर अपने को ऐसे नहीं बोलना एंट्रोपी बढ़ेगी, अपन क्या बोलेंगे? सर डेल्टा एस पॉजिटिव। देखो आयरन था 300 केल्विन पे, चला गया 400 केल्विन पे, तो हम कहेंगे उसका डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव। टेम्परेचर ज्यादा। क्लियर? उसी प्रकार से अगला है अपने पास प्रेशर। बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं, इमेजिन करो छोटा सा कंटेनर है, यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल हैं और अंदर का प्रेशर है 10 एटीएम। 10 एटीएम है, गैसेस के मॉलिक्यूल ऐसे दबे हैं, इधर उधर मूव नहीं कर पा रहे हैं। आपने क्या किया? प्रेशर घटा दिया और प्रेशर घटा के कर दिया 1 एटीएम। क्या गैसेस के अंदर आजादी ज्यादा होगी? जब आजादी ज्यादा होगी उनका मूवमेंट ज्यादा फ्रीली होगा, और मूवमेंट ज्यादा फ्रीली होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव। मतलब वही, जब हम प्रेशर घटाते हैं, जब हम प्रेशर घटाते हैं मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, मोर फ्रीली मूवमेंट आता है जिससे एंट्रोपी बढ़ता है। अंग्रेजी में बोलेंगे एंट्रोपी इंक्रीजेस, मैथ में बोलेंगे डेल्टा एस पॉजिटिव। क्लियर बच्चों? ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए हमने इस बार टेम्परेचर प्रेशर के अलावा हमने इस बार मिक्सचर की बात करी। सॉलिड में सॉलिड को मिलाया, लिक्विड में लिक्विड को मिलाया, गैस में गैस को मिलाया, सॉलिड को लिक्विड किसी को मिलाया। सोचो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? ऐसे समझते हैं। मान लो ये लाल लाल वाला सॉलिड है, मान लो पीला पीला वाला सॉलिड है, या सॉलिड लिक्विड जो मानना है मान लो। अलग अलग कलर हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग कलर हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। आपने लाल सॉलिड को पीले सॉलिड मिलाया,
जैसे मिलाया तो क्या हो गया, लाल लाल पीला लाल पीला लाल पीला लाल पीला लाल लाल पीला लाल पीला पीला, मतलब डिसऑर्डर्ड हो गया, मतलब रैंडम हो गया, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी बढ़ गई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेल्टा एस पॉजिटिव। हेलो, जैसे ही हम मिक्सचर की बात करते हैं एंट्रोपी बढ़ती है, तो बच्चों को लगता है यार कितना आसान है, हम जब चीजों को मिला रहे हैं एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों हमने क्या किया, बात करी ग्रेफाइट और डायमंड की। आप सभी जानते हैं जो डायमंड होता है वो ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है, और जो ग्रेफाइट है वो स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट स्लिपरी होता है क्योंकि उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो उतना स्ट्रांग नहीं जितना डायमंड में होता है। ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर कहाँ है, डायमंड में। ज्यादा ऑर्डर्ड कहाँ है, डायमंड में। तो कम ऑर्डर का है, ग्रेफाइट में। तो ज्यादा एंट्रोपी किसकी, ग्रेफाइट की। इसीलिए ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड से ज्यादा। उसी प्रकार से बच्चों मान लीजिए आयरन है, आयरन बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है, चमक रहा है, अचानक से इसमें रस्टिंग हो गई। जैसे ही रस्टिंग होती है तो यहां बनता है Fe2O3.XH2O। रस्टिंग होने से, बाहर की चीज आने से इसकी एंट्रोपी बढ़ी घटी, सर बढ़ गई। सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है कि मोल डिसऑर्डर्ड हो गया। जहां डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी वहां एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब आयरन की रस्टिंग में भी एंट्रोपी बढ़ गई। उसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास वाटर है, यहां वाटर है, हमने ऊपर से NH4Cl मिला दिया। जैसे हमने NH4Cl मिला दिया तो यहाँ पे NH4 और Cl माइनस आयन आया। NH4 और Cl माइनस आयन आया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आयन आए इनका फ्री मूवमेंट होने लगा। जैसे ही इनका फ्री मूवमेंट होने लगा तो मुझे बताओ अंदर कितने सारे आयन हो गए, सर बहुत सारे। एंट्रोपी बढ़ी की घटी, बढ़ गई। मतलब जैसे ही अपन ने NH4Cl को पानी मिलाया उससे आयंस आते हैं जो फ्री टू मूव होते हैं, उससे एंट्रोपी बढ़ गई। अपने को नहीं बोलना एंट्रोपी बढ़ गई, क्या बोलेंगे, सर इस रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव। क्लियर। उसी प्रकार से बच्चों हमने मिलाया HCl को Ag+ में। बच्चों को लगता है कि जब भी मिक्सिंग करते हैं उससे हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। उसी के तर्ज पे हमने अगला सवाल लिया। इमेजिन करो अपने पास एक सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन है बच्चों इसमें एक Ag+ का, एक नहीं बहुत सारे Ag+ के आयन हैं। Ag+ के आयन थे, फ्रीली मूव कर रहे थे, इनकी जिंदगी अपने हिसाब से चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से आपने HCl मिला दिया। जैसे ही आपने HCl मिलाया सॉल्यूशन के अंदर 3 आयन हो गए, एक हो गया Ag+, एक हो गया Cl-, एक हो गया H+। द मोमेंट, जिस वक्त आपने HCl ऐड किया, मेरे सवाल को ध्यान से सुनना, जिस वक्त आपने HCl को ऐड किया, द मोमेंट यू एडेड HCl, एग्जैक्टली उस पल तो एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन रिएक्शन यहां रुकती नहीं है। AgCl की आपस में रिएक्शन होती है और AgCl का प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि मॉलिक्यूल ऐसे से भटक रहे थे, आके ऐसे बैठ गए, और जैसे आके बैठ गए मतलब एंट्रोपी घट गई, रैंडमनेस घट गई, डिसऑर्डरनेस घट गया। इसीलिए यहां पे जो एंट्रोपी होती है वो घटती है। क्या लिख देता हूं मैं, एंट्रोपी डिक्रीजेस, डेल्टा एस निगेटिव। क्यों, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट ऑफ AgCl। AgCl के प्रिसिपिटेट बनने की वजह से एंट्रोपी घटती है। बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एंट्रोपी का फील तो आ रहा होगा। आप सब यही समझ रहे होंगे सर जब रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, जब रैंडमनेस घटेगी तो एंट्रोपी घटेगी। अगर आप सब समझ गए हैं तो अगले सवाल का जवाब आप देंगे। जब हम एग को बॉईल करेंगे तो क्या होगा, जिन बच्चों को याद होता है वो तो मुझे आंसर दे देते हैं, जिन बच्चों को याद नहीं होता वो गलत देते हैं क्योंकि फील करते हैं, और उनका फील करना गलत नहीं है। देखो वो ऐसे फील करते हैं, ये अपने सामने इमेजिन करो रॉ एग है, कच्चा अंडा है, इसे हमने बॉईल किया। तो जब बॉईल करेंगे है ना, बॉइल्ड एग, इसे जब हमने बॉईल किया तो बॉईल होने से हार्ड होता है। तो बच्चों लगता है यार पहले जब कच्चा था तो वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा था, ऐसे अंदर मिलाने पे लिक्विड था वो हिलता था। जैसे अपन ने उसे बॉईल कर दिया तो बॉईल होने से हार्ड हो गया, मतलब बिल्कुल टफ हो गया। टफ हो गया तो उनको लगता है मॉलिक्यूल एकदम पास पास आके अरेंज हो गए वही डायमंड जैसा, तो सर एंट्रोपी घटती है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दिया है एंट्रोपी घटती है,
लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बता दूं फैक्ट, जब आप इसे बॉईल करते हो तो बॉईल करने से जो प्रोटीन होता है, इमेजिन करो ये प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटीन होता है उसका डीनेचुरेशन होता है। क्या होता है? डीनेचुरेशन, मतलब ऐसे ब्रेक होता है। डीनेचुरेशन की जो पूरी कहानी है आपको बायो में पढ़ाई जाती है, चिंता मत करो। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होने की वजह से ऐसा लगता है कि जो ऑर्डर्ड फॉर्म है वो डीऑर्डर्ड हो चुका है, डिसऑर्डर्ड हो चुका है। मतलब हाँ, अंडा तो हार्ड होता है, लेकिन हार्ड क्यों हुआ? क्योंकि अंदर को जो प्रोटीन है उसका डीनेचुरेशन हुआ, इस वजह से वो हार्ड होता है। तो बिकॉज ऑफ डीनेचुरेशन यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो घटती है ना, कि बढ़ती है? सोचो जरा, एंट्रोपी घटती है कि बढ़ती है? सोचो। हार्ड हुआ उससे मत देखो, प्रोटीन के साथ क्या हुआ वो देखो। पहले प्रोटीन ऐसे अपने ऑर्डर्ड फॉर्म में था, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? टूट गया, मतलब डिसऑर्डर हो गया। डिसऑर्डर हो गया मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। क्लियर बच्चों? उसी प्रकार से आप सबके सामने अगला एग्जांपल है स्टिचिंग ऑफ रबर। सोचो रबर में क्या होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लेते हैं हमारे सामने ऐसी एक स्प्रिंग है, इसको हमने ऐसे खींच दिया। क्या कर दिया? खींच दिया। जब हम स्प्रिंग को ऐसे खींचेंगे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सबको जवाब देना है, कौन सा स्ट्रक्चर मोर ऑर्डर्ड है? ज्यादा ऑर्डर्ड कौन है? दूसरा वाला कि पहला वाला? ज्यादा ऑर्डर्ड कौन है? विच इज मोर ऑर्डर्ड? विच इज मोर ऑर्डर्ड? विच इज मोर ऑर्डर्ड? सर ये जो लाइन है ये ज्यादा ऑर्डर्ड है, और ये जो है ये मोर डिसऑर्डर्ड है। हेलो, मैं ये नहीं कह रहा हूं दुनिया में सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, मैं इन दोनों की आपस में तुलना कर रहा हूं। लाइन से ज्यादा डिसऑर्डर्ड तो ये है ना, लाइन तो बिल्कुल एक ऑर्डर्ड पैटर्न में है, कॉइल स्ट्रक्चर उतना ऑर्डर्ड नहीं है। मतलब जो स्प्रिंग होती है, जो रबड़ होता है, यही केस है, रबड़ को आपने खींच दिया तो जो कॉइल है वो सीधा हो गया, मतलब डिसऑर्डर से ऑर्डर्ड हो गया, मतलब एंट्रोपी घट गई, मतलब डेल्टा एस निगेटिव हो गया। बच्चों मैंने आपको इन सभी तरीकों से फील कर करके बताया एंट्रोपी क्या होता है। अब समय है एंट्रोपी का मैथमेटिकल हिस्सा पढ़ने का। हम इस काबिल बनना चाहते हैं, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी सिस्टम हो, सबकी एंट्रोपी निकालने। तो चलो निकालते हैं एंट्रोपी। आप सबका ध्यान चाहिए, पहले सुन रहे थे नहीं, जो भी बच्चे हैं, आप लोग पता नहीं कैसे घर में पढ़ते हो, खेलते कूदते रहते हो, खाते पीते रहते हो, ऐसे नहीं। अभी जो मैं कहने वाला हूं ध्यान से सुनेंगे, राइट, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब हम एंट्रोपी को मेजर करने वाले हैं। हाँ, घर में आप मनमानी ढंग से पढ़ते हो ना, आधे का बीच चले जाते हैं कुछ खाने पीने, फिर आते हैं अरे सर कहां पहुंच गए, ऐसा नहीं। हाँ, एक बच्चा कह रहा हाँ सर ऐसे ही पढ़ते हैं, और क्या, क्लास में तो आपको इजाजत मिलती नहीं थी, अब मनमानी ढंग से पढ़ रहे। आने वाला आदित्य, आने वाला जादू आने वाला है, सब जादू ही तो है। चलिए गहरी सांस लीजिए, अब ध्यान से पूरी शिद्दत से पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए फिर से आपका ध्यान चाहिए। सो नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट एंट्रोपी इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, राइट। तो सबसे पहले आवश्यकता है एंट्रोपी को डिफाइन करने की। एंट्रोपी को हम डिफाइन कैसे करें? तो ऐसा समझते हैं, मान लेते हैं हमारे सामने ये सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर अपना कुछ ऑर्डर्ड पैटर्न था, अपना कुछ एंट्रोपी था, हमें नहीं पता कितना क्या कैसे था, और उस समय टेम्परेचर जो है वो T है, राइट। अचानक से क्या हुआ, इस सिस्टम की जो रैंडमनेस है वो बढ़ गई, मतलब तितर बितर हो गया। तो ऐसे तितर बितर में दिखा रहा हूं, ठीक है, हालांकि पहले वाले भी तितर बितर है पर दूसरा वाला ज्यादा तितर बितर है, राइट। तो हुआ क्या, दूसरे वाले की साहिल पढ़ ले बेटा पढ़ ले, दूसरे वाले की जो एंट्रोपी है, हाँ वो साहिल लिख रहा है सर ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा थोड़ी होता है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बस मैंने ये बातें करके आपको थोड़ा लाइट कर दिया, लिसन केयरफुली, ठीक है। तो जैसे ही दूसरा सिस्टम हुआ, इसकी एंट्रोपी बढ़ गई। थर्मोडायनेमिक्स कहता है हर चीज के होने और नहीं होने की वजह एनर्जी। अगर ये सिस्टम रैंडम हुआ है तो कहीं ना कहीं एनर्जी का चेंज हुआ है, चेंज हुआ है और टेम्परेचर T है। तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर मुझे पता करना है ये कितना डिसऑर्डर्ड हुआ, अगर मुझे पता करना है ये कितना रैंडम हुआ, तो एक काम करते हैं, इसकी एंट्रोपी को ऐसे सोचते हैं कि इस सिस्टम ने सराउंडिंग से कुछ हीट लिया होगा। हमने पूछा थर्मो से क्यों हीट लिया होगा? भाई जब एनर्जी नहीं आई होगी तो क्यों कुछ किया होगा? कुछ होता है तो एनर्जी का चेंज होता है, पहले इससे मानो। बोले ठीक है,
बोले कुछ आई होगी, बहुत 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 कम कुछ तो आई होगी, बहुत 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 कम कुछ तो आई होगी। मैंने कहा मान लो वो जो हीट आई थी वो रिवर्सिबल तरीके से आई थी। थर्मोडायनेमिक्स कहता है रिवर्सिबल तरीके से जितनी हीट आई अपॉन टेम्परेचर कर दो, उसी से आपको पता चल जाएगा कितना डिसऑर्डर हुआ। सरल भाषा में थर्मोडायनेमिक्स ऐसा कहना चाह रहा है कि जो डिसऑर्डरनेस होता है, जो रैंडम होता है, जो ये चीजें बिखरती हैं, जो ये चीजें तितर बितर होती हैं, उसमें भी एक एनर्जी लग रही है और उसी एनर्जी को आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिवाइड कर दो, डेल्टा एस मिल जाएगा। हमने थर्मो से पूछा आपने क्यों केवल रिवर्सिबल हीट लिया, इरिवर्सिबल क्यों नहीं लिया? तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है भैया चाहे रिवर्सिबल ले लो चाहे इरिवर्सिबल ले लो, लिखना रिवर्सिबल वाला है। मैंने कहा समझे नहीं। बोले ऐसे समझो, ये मान लो हमारे पास सिस्टम, बोले ठीक है, इस सिस्टम पे हीट आएगी, मैंने कहा ठीक है, हीट आने के दो रास्ते होंगे, मैंने कहा ठीक है, या तो रिवर्सिबल होगा इरिवर्सिबल होगा, मैंने कहा ठीक है। चलो केस 1 ले लेते हैं जब रिवर्सिबल से आया होगा, मैंने कहा ठीक है। रिवर्सिबल से आया होगा 20 जूल, मैंने कहा ठीक है। अंदर गया होगा 20 जूल, मैंने कहा नहीं, अरे रिवर्सिबल से आया है तो जितना आया है उतना ही तो अंदर जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल में लॉस नहीं होगा, बहुत छोटे छोटे स्टेप में होगा। बोले ठीक है, 20 सराउंडिंग से आया, सिस्टम के अंदर 20 पहुंच गया। हाँ, हीट का रूप बदल गया, जब तक फ्लो हुआ तभी तक हीट है, जैसे अंदर पहुंचा किसी और फॉर्म में हुआ। पर अपन ऐसा समझ रहे हैं कि सराउंडिंग से सिस्टम में आया रिवर्सिबल तरीके से 20 जूल, तो अंदर की हीट कितना आया? मैंने कहा 20। थर्मो ने मुझसे पूछा बताओ हीट अंदर कैसे आया, रिवर्सिबल तरीके से इरिवर्सिबल, मैंने कहा रिवर्सिबल। मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी? बोले 20। बोले ठीक। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन में, मान लो हीट रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल तरीके से आया, मैंने कहा ठीक है। मान लो इरिवर्सिबल तरीके से 50 जूल आया, मैंने कहा ठीक है। आया 50 जूल, पर क्या अंदर पहुंचेगा 50 जूल? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? क्योंकि लॉस होगा। मान लो 50 जूल आया था, अंदर पहुंचा 20 जूल। मान लो अंदर कितना पहुंचा? 20 जूल। कितना चला था? 50। कितना पहुंचा? 20। क्यों इरिवर्सिबल कितना था? 50। अंदर कितना पहुंचा? 20। लॉस कितना हुआ? 30। लॉस कहां हुआ? यार दो ही तो चीज है, सिस्टम है सराउंडिंग है। जब सिस्टम में 20 पहुंचा तो 30 कहां रह गया? सर 30 वही सराउंडिंग में खो गया। अरे हाँ, तो थर्मो ने कहा जब अंदर 20 ही पहुंच रहा तो ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो कि इसमें हीट आई रिवर्सिबल तरीके से 20, इरिवर्सिबल तरीके से 50 आई, 100 आई, 150 आई, से क्या मतलब है? अंदर जो पहुंच रही है ये तो वही है जो रिवर्सिबल तरीके से आती है, ऐसा सोचो। मैंने कहा बात तो सही है, मैंने कहा बात तो सही है। तो थर्मो ने कहा आज से चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, उसमें जो हीट लिखा जाएगा हमेशा रिवर्सिबल होगा। हमने कहा ठीक है। बोले कोई भी प्रोसेस है, कोई भी फलाना ढिमकाना सिस्टम है, आप तो बस क्यू ही रिवर्सिबल निकालो। मैंने कहा अभी निकाल लेते। बोले कैसे? बोले यार फर्स्ट लॉ आता है, मैंने कहा आता है। बोले डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, मैंने कहा होता है। बोले अपने निकालना क्या है? मैंने कहा हीट। तो जो क्यू होगा बच्चों वो होगा डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। बोलो हाँ या ना, आपको हाँ या ना बोलना है ताकि मैं समझू आप जाग रहे हो। जो डेल्टा ई है क्या वो, सॉरी जो क्यू है क्या वो डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू होगा? होगा। क्यू इरिवर्सिबल निकालने के रिवर्सिबल निकाल रहे, क्यू इरिवर्सिबल निकालना है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। मतलब अगर क्यू रिवर्सिबल लेंगे तो डेल्टा ई को एनसीवीडीटी लिख दे, चलेगा? बच्चों कल का A4 वाला पन्ना देखेंगे जिसमें आपने सारे फॉर्मूले लिखे थे, देखो मोलर हीट कैपेसिटी में डेल्टा ई को एनसीवीडीटी लिखा था, हाँ याद है। फिर आया डब्ल्यू, डब्ल्यू का फॉर्मूला याद है? याद है। रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल लगाए, लगाए सर। माइनस पीडीवी लिख दे, चलेगा? सब चलेगा। क्यू रिवर्सिबल बराबर एनसीवीडीटी प्लस पीडीवी कह दे, चलेगा? सर दौड़ेगा। हम लोग क्यू रिवर्सिबल निकाल लें कि डेल्टा एस? डेल्टा एस। डेल्टा एस के लिए क्या इसको हम टी से डिवाइड कर दे? बोलो डेल्टा एस के लिए क्या इसको हम टी से डिवाइड कर दे? साहब कर दो। लो टी से डिवाइड कर दिया, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाई टी कर दिया, ये एनसीवी डी टी बाई टी हो गया प्लस पी डीवी बाई टी हो गया।
हमने जैसे ही डिवाइड किया मजा नहीं आया, क्यों? मैं कहा सर dt है t, dv है तो सर v होना चाहिए ना। बोले बात तो सही है, बोले बात तो सही है। अब हम क्या करते हैं, p बाई टी को हटाते हैं, यहां v जैसा कुछ लगाते हैं ताकि इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। हमने बात करी आइडियल गैस की, pv बराबर nRT होता है, सब होता है, तो p बाई टी बराबर nr बाई v होगा। मतलब हमारे सामने जो डेल्टा एस का फॉर्मूला आया था एनसीवी dt बाई टी प्लस p बाई टी को लिख दे nr बाई v, चलेगा साहब? चलेगा। तो nr इंटू dv बाई v चलेगा। अब मजा आ गया, ये dt बाई टी था, dv बाई v था, अब तो इंटीग्रेट करना था t1 से t2, v1 से v2। इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, उसमें तो आप माहिर हो, इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, उसमें आप माहिर हो। बोलो श्रीकांत यार इतना टाइप कर रहे हो, काहे को इतनी मेहनत कर रहे हो, जब आएगा कुछ देर में। मतलब जब मैं आपके डाउट को नजरअंदाज कर रहा हूं, समझो ना। एक बच्चा पूछ रहा सर वर्ल्ड की एंट्रोपी बढ़ रही है, आप इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते? बेटा आने तो दो श्रीकांत, काहे को इतनी मेहनत कर रहा है लल्ला टाइप करने में? जो मैं समझा रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हो, फिर बोलोगे सर वो आप कब बोल गए? सुनो तो सही, सब आएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो अपन ने डेल्टा एस के फॉर्मूला बना लिया है। फॉर्मूला क्या बना लिया? इंटीग्रेशन ऑफ टी1 से टी2 एन सीवी dt बाई टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 से v2 nr dv बाई v। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब करते हैं इंटीग्रेशन। अरे सुनो ना, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन ln t, 1 बाई v का इंटीग्रेशन ln v, वैल्यू रखेंगे t2 बाई t1, v2 बाई v1। लो हमारे सामने डेल्टा एस का फॉर्मूला आ गया जनरल। आप सब अपने उस पन्ने में लिखेंगे पहला फॉर्मूला, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सल बाई टी। जल्दी से देखो रफ्तार से, पहला फॉर्मूला डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सल बाई टी, और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा एस बराबर एन सीवी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन टी टू बाई वन। ये जो आपके सामने है बच्चों, यही है जनरल फॉर्मूला जिससे हम किसी भी प्रोसेस का डेल्टा एस निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? डेल्टा एस बराबर एन सीवी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। इज दिस क्लियर? अब चलो एक एक प्रोसेस का निकालते हैं। सबसे पहले चलते एडियाबैटिक में। बच्चों आपका ध्यान चाहिए, पहला फॉर्मूला लिख लिया डेल्टा एस का, दूसरा लिख लिया जनरल फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हो गए। आपका ध्यान चाहिए। चलो चलते हैं अब कुछ नहीं लिखना है, अब लिखना नहीं है, सुनना है, सुनना है। सबसे पहले एडियाबैटिक चले। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक क्या जीरो होता है साहब? क्यू। एडियाबैटिक में जब क्यू जीरो है तो डेल्टा एस का फॉर्मूला है क्यू बाई टी, क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा एस जीरो। सुनो, एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, यानी कि डेल्टा एस जीरो होता है, मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने नहीं कहा एंट्रोपी जीरो है, मैंने नहीं कहा एंट्रोपी जीरो है, एंट्रोपी कुछ ही है, रहेगी। मैंने कहा अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा एस जीरो है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा एस जीरो है। इसीलिए एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबैटिक हो गया। चलो बात करते हैं आइसोथर्मल की। बोलो आइसोथर्मल क्या कांस्टेंट? साहब टेम्परेचर। तो T2 बाई T1 साहब इक्वल ln1 साहब जीरो, ये पूरा फैक्टर जीरो। लो डेल्टा इसका फॉर्मूला बन गया nr ln v2 बाई v1। अगर मान लो प्रेशर का डाटा दिया है तो P इनवर्स टू V होता है v2 बाई v1, तो P1 बाई P2। आप तो प्रोसेस बोलो, अब हम हर प्रोसेस का डेल्टा एस निकाल लेंगे, हर प्रोसेस का डेल्टा एस निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना, बशर्ते वो सारा का सारा प्रोसेस अभी रिवर्सिबल होना चाहिए। सुनो ना, हमने आइसोथर्मल कर लिया। नीतीश कुमार पेपर में लिखना नहीं है, सुनना है, ठीक है क्या? आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया। बोलो अगला प्रोसेस क्या ले? बोलो बोलो, आइसोकोरिक ले ले क्या? आइसोकोरिक, चलो बात करते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट? बोलो वॉल्यूम। V2 बाई V1, सर V2 भी V1 भी इक्वल, इक्वल होगा तो 1 log 1 जीरो, ये पूरा फैक्टर जीरो। डेल्टा एस का फॉर्मूला NCV ln T2 बाई T1, NCV ln T2 बाई T1, NCV ln T2 बाई T1। आइसोकोरिक ले लिया, आइसोथर्मल ले लिया, एडियाबैटिक ले लिया, कोई एक बच रहा है क्या? हाँ साहब आइसोबैरिक। आप लोग मुझे बताओ आइसोबैरिक क्या करें, पहले आप लोग बताओ। आइसोबैरिक प्रोसेस का डेल्टा एस क्या होना चाहिए? बोलो
आइसोबैरिक प्रोसेस का डेल्टा एस क्या होना चाहिए? बोलो, आइसोबैरिक प्रोसेस का डेल्टा एस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? किसको जीरो करे? किसको जीरो करे? किसको जीरो करे पूछ रहा हूं मैं, किसको जीरो करे? ऑलराइट, सभी बच्चे गलती करते हैं, सब लोग सुनेंगे, गलत गलत गलत। आप जो सोच रहे हैं गलत। बच्चों, जब हम आइसोबैरिक बोलेंगे तो आप सभी जानते हैं आइसोबैरिक प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल बाई टी। बोलो हाँ या ना? हाँ। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा ये होगा क्यूपी। हाँ। आप सभी को याद होना चाहिए, भली बात। अरे जो क्यूपी होता है वही तो डेल्टा एच होता है। अरे हाँ, मतलब जो डेल्टा एस होगा उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एच बाई टी। अरे हाँ, अगर आपको कल का फॉर्मूला याद हो, हमने डेल्टा एच का फॉर्मूला बताया था एनसीपी डीटी। डेल्टा ई है तो सीवी, डेल्टा एच है तो सीपी। कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा ई। मतलब अब अपना फॉर्मूला ये चलेगा। तो डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होगा इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ एनसीपी डीटी बाई टी होगा। T1 से T2 होगा, इंटीग्रेट करोगे तो बोलो क्या आएगा? सर एनसीपी ln T2 बाई T1। इसीलिए आइसोबैरिक प्रोसेस का डेल्टा एस का फॉर्मूला है एनसीपी ln T2 बाई T1। कोई और फॉर्मूला A4 में नहीं लिखना है, बस ये फॉर्मूला लिखना था और दूसरा लिखना था, बाकी सब समझना था। बच्चों आसान है क्या? बोलो आसान है क्या? हमने सभी प्रोसेस का डेल्टा एस निकाल लिया। चलो अब चलते हैं केमिकल रिएक्शन में। सर एक तो आपने पहले बता दिया। हाँ बता दिया। तो अगला लेते हैं फेज ट्रांजिशन में। चलो बच्चों, आप सबको मैं याद दिला दूं, जो फेज ट्रांजिशन होता है सॉलिड से लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड, या लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, या सॉलिड से गैस, या गैस से सॉलिड, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बच्चों कोई भी फेज ट्रांजिशन हो, बच्चों कोई भी फेज ट्रांजिशन हो, बच्चों कोई भी फेज ट्रांजिशन हो, सभी फेज ट्रांजिशन में कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। कोई भी फेज ट्रांजिशन हो, सभी फेज ट्रांजिशन में कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। अरे याद करो ना, जब पानी उबलता है H2O लिक्विड से H2O गैस में इक्विलिब्रियम होता है, प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बेटा हर हर फेज ट्रांजिशन प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा एस। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा एस। डेल्टा एस का मेन फॉर्मूला बोलो, डेल्टा एस का मेन फॉर्मूला बोलो। सर डेल्टा एस बराबर क्यू बाई ई टी। क्या प्रेशर कांस्टेंट है? मतलब क्या ये क्यूपी होगा? होगा। मतलब क्यूपी को डेल्टा एस लिख दे, चलेगा साहब? चलेगा। मतलब जो फेज हो, जो फेज ट्रांजिशन हो, उस फेज ट्रांजिशन का डेल्टा एच अपॉन टी कर दो, आ जाएगा। जैसे फ्यूजन, तो फ्यूजन का डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी। वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी। सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन बाई टी। मतलब अपन तक ट्रिक बना लेते हैं क्या? सर डेल्टा एच फलाना बराबर डेल्टा एच फलाना अपॉन टी, बशर्ते कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर हो। डेल्टा एच फलाना बराबर डेल्टा एच फलाना बाई टी, बशर्ते कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर हो। बच्चों हमने क्या क्या निकाल लिया? सर हमने डेल्टा एच निकाल लिया। कहां कहां? सर जनरल फॉर्मूला निकाल लिया, सभी प्रोसेस का निकाल लिया, सभी फेज ट्रांजिशन का निकाल लिया, केमिकल रिएक्शन का भी तो निकाल ही लिया। अरे हाँ, केमिकल रिएक्शन का समेशन डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा एस रिएक्टेंट। बोलो अब कुछ बच रहा है? सोचो क्या बच रहा है, सोचो क्या बच रहा है? ये कुछ बच रहा है बच्चों? सोचो क्या बच रहा है, क्या बच रहा है? अरे सारे के सारे प्रोसेस हो गए, रिवर्सिबल की बात हो गई। अभी हमें बात करना पड़ेगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। चलो मैं आप सबको कैलकुलेट करके बताता हूं, मैं आप सबको कैलकुलेट करके बताता हूं डेल्टा एस इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। बच्चों आने वाला है जादू, आप सबका ध्यान चाहिए। आने वाला है जादू, आप सबका ध्यान चाहिए। लिसन केयरफुली। हमने सभी प्रोसेस में डेल्टा एस को निकाल लिया, केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एस को निकाल लिया, फेज ट्रांजिशन में डेल्टा एस को निकाल लिया। हम सवालों के हिसाब सोचे ना,
ये सवाल आएगा तो ये सवाल आएगा तो ये, केमिकल रिएक्शन आएगा तो ये। रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे निकाले डेल्टा एस, राइट? थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। मान लेते हैं हमारे सामने ये सिस्टम है, ओके? ये सिस्टम है और इधर सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो रिवर्सिबल तरीके से हो रहा है, ओके? मान लेते हैं सिस्टम से सराउंडिंग, मान लेते हैं सराउंडिंग से सिस्टम, हीट आई रिवर्सिबल तरीके से। बच्चों, अंदर का टेम्परेचर T था, बाहर का टेम्परेचर T था। बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, सर जब दोनों जगह टेम्परेचर इक्वल है तो हीट फ्लो कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था जो हीट है वो एनर्जी का एक रूप है और वो तभी फ्लो होता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। सर अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो हीट फ्लो कैसे हो रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअल में जो टेम्परेचर है बाहर का, पल भर के लिए मान लो वो थोड़ा सा ज्यादा है। ये कुछ ऐसा है जैसा रिवर्सिबल प्रोसेस को समझाते समय हमने रेत में से एक रेत को हटाया था। मतलब जो टेम्परेचर है हल्का सा ज्यादा है, मतलब जो हीट आया है रिवर्सिबल तरीके से थोड़ा सा आया है। क्लियर? जैसा हम वहां कहा करते थे P एक्सटर्नल माइनस dP लगभग P इंटरनल के बराबर है, वैसे ही हम यहां कह रहे हैं क्या, T प्लस dt इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू T। मतलब हम मान लेते हैं दोनों जगह जो टेम्परेचर है लगभग समान है, तो उस समय जो हीट फ्लो होके आया रिवर्सिबल तरीके से आया। बोलो ठीक है? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एस सिस्टम निकालते हैं। सिस्टम को हीट मिली कि सिस्टम से हीट गई? सर सिस्टम को हीट मिली, हीट मिली, एनर्जी मिली तो सिस्टम का फायदा हुआ। जिसको एनर्जी मिलता है उसका फायदा होता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। सिस्टम को एनर्जी मिली मतलब प्लस क्यू रिवर्सिबल बाय टी। सराउंडिंग का भी डेल्टा एस निकालते हैं। सराउंडिंग से एनर्जी गई कि आई? सर सराउंडिंग से गई। जब सराउंडिंग से एनर्जी चली गई बच्चों, तो सराउंडिंग का नुकसान हुआ कि फायदा? सर नुकसान हुआ। नुकसान होना कैसे लिखते हैं? माइनस से। तो क्या लिखेंगे? माइनस क्यू रिवर्सल बाई टी। बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं डेल्टा एस टोटल। सर हम डेल्टा एस टोटल क्यों निकाल रहे हैं? नंबर वन, हम पूरे वर्ल्ड की, पूरे टोटल का मतलब क्या, सिस्टम प्लस सराउंडिंग टोटल, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मतलब क्या, यूनिवर्स। हम पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज पता करना चाहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग में अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो एंट्रोपी में चेंज क्या हुआ हम ये पता करना चाहते हैं। तो जैसे ही लिखते हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, तो यहां आता है बच्चों Q बाई टी माइनस Q बाई टी विच कम्स आउट 0। सुनो सुनो सुनो, अगर कभी कोई प्रोसेस रिवर्सिबल तरीके से होता है, अगर कभी कोई प्रोसेस रिवर्सिबल तरीके से होता है, बहुत 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 छोटे स्टेप पे, बहुत बहुत धीरे होता है, तो सिस्टम की एंट्रोपी नहीं, सराउंडिंग की एंट्रोपी नहीं, डेल्टा एस टोटल 0 होता है। सिस्टम की एंट्रोपी 0 हो भी सकती है, नहीं भी। सराउंडिंग की एंट्रोपी 0 हो भी सकती है, नहीं भी। लेकिन डेल्टा एस टोटल गारंटी 0 होगा अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। इसे ऐसे फील करो जब सब कुछ थमा थमा सा है, जब कुछ हो ही नहीं रहा, तो उससे रैंडमनेस कहां से आएगी, कहां से चीजें डिस्टर्ब होंगी। हवा चलते चलते रुक सी जाए, नदी बहते बहते रुक जाए, धरती घूमते घूमते रुक जाए, बहुत धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे स्टेप में हो, उससे एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा। डेल्टा एस टोटल 0। ये जो हमने कैलकुलेट किया डेल्टा एस टोटल, ये रिवर्सिबल का था। अभी हम कैलकुलेट करते हैं इरिवर्सिबल का, राइट? आप सबका मुझे पूरा ध्यान चाहिए। जैसे ही हम चलते हैं इरिवर्सिबल में, राइट, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, यहां का टेम्परेचर T1 है, ये सिस्टम है। यहां पे हमारे पास बच्चों सराउंडिंग है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। जब हम रिवर्सिबल कह रहे थे तो रिवर्सिबल में हम सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर लगभग एक था, तभी तो हीट रिवर्सिबल आएगा ना।
लेकिन यहां पे टेम्परेचर अलग अलग है। टेम्परेचर अलग अलग है तो कोई बड़ा तो कोई छोटा होगा। मान लेते हैं पल भर के लिए T1 T2 से बड़ा है। मान लेते हैं पल भर के लिए T1 T2 से बड़ा है। हमें आप सबको पता है, आप सबको पता है कि जो गर्म चाय की प्याली है वही ठंडी होती है। आप सबको पता है जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर मूव करता है। आप सबको पता है जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मूव करता है। बोलो क्या आप सबको पता है? पल भर के लिए जो पता है उसे भूल जाओ, भूल जाओ। आपको पता है और फिर उसे भूल जाओ। आपको पता है कि जो हीट है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होना चाहिए। अब इसे भूल जाओ। अरे भूल जाओ, बोलो भूल गए। हमें नहीं पता हीट कहां से कहां जाती है। हम पता करने वाले हैं हीट कहां से कहां जाती है। हम पता करने वाले हैं हीट कहां से कहां जाती है। हम पल भर के लिए मान लेते हैं मुझे नहीं पता हीट कहां से कहां जाएगी, पर यह पता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट कहीं ना कहीं जाएगी। हमें नहीं पता हीट कहां से कहां जाएगी, पल भर के लिए मान लेते हैं हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आई है। हेलो, प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ है। ये जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल है, मतलब हीट आई होगी इरिवर्सिबल तरीके से। अरे टेम्परेचर का डिफरेंस तो झटके से आया होगा। वही वाली बात है। मान लो 50 जूल आया है पर अंदर तो 20 जूल पहुंचा है। हमें मतलब किससे है? जो अंदर पहुंचा कि जो आया है? सर जो अंदर पहुंचा। क्यों? सर जो अंदर पहुंचा वही अंदर है। चला तो 50 था तो सर जो 30 है वो तो बाहर रह गया। ऐसा नहीं लग रहा बाहर से चला ही 20 था? बच्चों एक बार सुन लो, बाहर से चला कितना? 50 है। अंदर पहुंचा कितना? 20 है। तो 30 का क्या हो गया? लॉस। सर लॉस क्यों हुआ? क्योंकि इरिवर्सिबल है। जो लॉस हुआ वो कहां रह गया? सराउंडिंग में। जब लॉस सराउंडिंग में ही रह गया तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सर 20 ही तो चला था। पर 20 चला था नहीं बोल सकते क्योंकि चला तो 50 था। तो ऐसा बोलो कि 20 रिवर्सिबल तरीके से चला था। अरे यार इसको फील कर लिया तो मजा आएगा। 20 रिवर्सिबल तरीके से चला था, मतलब वही वाली बात है कि चाहे इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, जब भी हम डेल्टा एस लिखेंगे हीट तो रिवर्सिबल ही लिखेंगे। चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, जो हम हीट लिखेंगे वो तो रिवर्सिबल वाला ही लिखेंगे। यहां हीट कितनी आई थी वो नहीं लिखेंगे, कितनी अंदर पहुंची वो लिखेंगे। जब हम डेल्टा लिखेंगे तो 20 ही लिखेंगे चाहे चली वहां से 50 ही क्यों ना हो। क्लियर? हमने कहा कि मान लो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आई, वो जो हीट आई कुछ रिवर्सिबल तरीके से आई। सिस्टम का टेम्परेचर है T1, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2। हमें नहीं पता हीट कहां फ्लो होती है। हमने मान लिया कि हीट सराउंडिंग सिस्टम में फ्लो होती है। ये मानते हुए हमने डेल्टा एस सिस्टम लिखा। अभी हम सब कुछ मान के चल रहे हैं, देखते हैं जो माने हैं वो सही है कि नहीं। डेल्टा एस सिस्टम लिखते हैं बच्चों तो सिस्टम को हीट मिली तो क्या लिखेंगे? प्लस क्यू बाई T1। ऐसे ही बच्चों हम डेल्टा एस सराउंडिंग लिखेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे? आप लोग बोलो ना, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई T2। बच्चों सुनिएगा, दोनों जगह टेम्परेचर अलग अलग था। हमने जो हीट लिखा वो रिवर्सिबल ही लिखा। सरल भाषा में, चाहे सिस्टम चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, जब हम डेल्टा एस में हीट लिखते हैं तो रिवर्सिबल हीट लिखते हैं। ओके, हमने सिस्टम की एंट्रोपी लिख ली, हमने सराउंडिंग की एंट्रोपी लिख ली। अब हम लिखते हैं डेल्टा एस टोटल। बच्चों जब हम डेल्टा एस टोटल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। बोलो ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। बोलो बच्चों डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू कितनी? सर क्यू बाई T1। बोलो बच्चों डेल्टा सराउंडिंग कितना? क्यू बाई T2। बच्चों एक बात बताओ, क्या क्यू और क्यू दोनों इक्वल है? हाँ इक्वल है, क्योंकि दोनों रिवर्सिबल है ना यार। ठीक है, क्या T1 T2 इक्वल है? नहीं सर। बड़ा कौन है? T1। ऐसा है कि हमने माना है, हमने माना है पल भर के लिए। T1 जो है वो क्या है? बड़ा। मैं आपसे पूछ रहा हूं T1 बड़ा है तो Q बाई T1 छोटा होगा कि बड़ा? बोलो ना, Q बाई T1 छोटा होगी कि बड़ा? बोलो बोलो, Q बाई T1 छोटा होगा कि बड़ा? छोटा। मतलब ये जो है वो है छोटा, बोले तो स्मॉल।
और Q by T2 कैसा होगा, बड़ा, बोले तो बिग। लिसन केयरफुली, जब आप यहां का डेल्टा एस टोटल निकालोगे, स्मॉल माइनस बिग करोगे तो निगेटिव आएगा। थर्मोडायनेमिक्स कहता है अगर कभी डेल्टा एस टोटल निगेटिव आता है, अगर कभी डेल्टा एस टोटल निगेटिव आता है तो जैसा सोच रहे हो प्रोसेस वैसा नहीं होगा। मतलब हमने सोचा कि हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आया, क्योंकि डेल्टा एस टोटल निगेटिव आया तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट नहीं आ सकता। हायर टेम्परेचर T2 है तो T2 से T1 में हीट नहीं आ सकता। थर्मोडायनेमिक्स कहता है यहां पे जो हीट की फ्लो होने की डायरेक्शन होगी, यहां पे जो हीट के फ्लो होने की डायरेक्शन होगी वो T1 से T2 होगी, तभी डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, तभी डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, तभी डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा। बच्चों मैंने आपको आज पहली बार बताया हीट के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या है। हाँ आप जानते थे, ये जो आप जानते थे ये इन्हीं कंसेप्ट से जानते थे। आज तक इस दुनिया में लोगों को ये नहीं पता था, इमेजिन करो जब थर्मोडायनेमिक्स बन रहा है, उन्हें पता तो था हीट है पर उन्हें नहीं पता हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। पहली बार थर्मोडायनेमिक्स ने इस कंसेप्ट से बताया कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होगी, T1 से T2 में होगी। मतलब अगर हमने हीट का फ्लो उल्टा माना होता तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आता, तो जो हमने माना वो सही है। बच्चों यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो हमें हीट के फ्लो होने का डायरेक्शन बताता है। थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है दैट इज स्लॉट, थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है दैट इज स्लॉट, वो ये कहता है कि जो हीट होता है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो में होता है। एक बच्चा मुझसे कहता है सर इतना करने की क्या आवश्यकता थी, हम तो ऐसे ही फील कर लेते हैं गर्म चाय ठंडा होता है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करने का तरीका अलग है। कुछ बच्चों को समझ में आया होगा और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, उनको समझने की आवश्यकता नहीं। बस ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जब आप इन चीजों को ऐसे फील करते हो लगता है थर्मो ने कैसे चीजों को बताया। ऑलराइट, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है बच्चों। मैं अब जो कहने वाला हूं लिसन केयरफुली। थर्मोडायनेमिक्स कहता है जो ये यूनिवर्स है इसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि, फिर सुनना ध्यान से, फिर सुनना ध्यान से, आपसे पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है। जवाब ये देना है हीट कहां से कहां जानी चाहिए थी। आपको जवाब देना है हीट कहां से कहां जानी चाहिए थी। ये जो है T1 से T2 जानी चाहिए थी कि T2 से T1, हीट कहां से कहां जानी चाहिए थी। T1 से T2 बोलो ना यार, हाई टू लो ठीक है। T1 से T2 कि T2 से T1, हीट कहां से कहां जानी चाहिए थी। ऑलराइट, T1 से T2। मेरा अगला सवाल, जब हीट T1 से T2 जाती, मेरा अगला सवाल, जब हीट T1 से T2 जाती, जब हीट T1 से T2 जाती तो आपसे पूछ के जाती कि अपने आप जाती। जब हीट T1 से T2 जाती तो आपसे पूछ के जाती कि अपने आप जाती। सर अपने आप जाती, गरम चाय आपसे पूछ के ठंडी होती है कि अपने आप ठंडी होती है। सर अपने आप ठंडी होती है। मतलब T1 से T2 जो हीट का फ्लो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। T1 से T2 जो हीट का फ्लो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस। जब हीट T1 से T2 फ्लो होता, जब हीट T1 से T2 फ्लो होता तो आपसे पूछ रहा हूं मैं डेल्टा एस टोटल निगेटिव होता कि पॉजिटिव होता। डेल्टा एस टोटल निगेटिव होता कि पॉजिटिव होता। डेल्टा एस टोटल निगेटिव होता कि पॉजिटिव होता। अब सोचो, अब सुनना है, अब सुनना है। जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। थर्मोडायनेमिक्स कहता है हमारे आसपास जो नेचुरल प्रोसेसर है वो स्पॉन्टेनियस है, तो इसको ऐसे समझो जब वो हो रही है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। जब वो हो रही है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या? कि जब कुछ होता है, जब कुछ होता है तो वो जब होगा तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी अगर वो अपने आप होता है। इसी का प्रूफ है जो मैंने आपसे पहले बताया बातों बातों में
कि बेटा डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव तभी आएगा जब हीट T1 से T2 फ्लो होगा या जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, तभी डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। दुनिया में आसपास जितने प्रोसेस हैं वो क्योंकि अपने आप हो रहे हैं, तो वो अपने आप इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है। थर्मोडायनेमिक्स कहता है कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इसीलिए होता है। सुनो, हम एक सवाल की खोज में चले थे, आखिर कुछ क्यों अपने आप होता है। हमने देखा कि कुछ अपने आप इसलिए होता है, या तो होके एनर्जी कम होती है या तो रैंडमनेस बढ़ता है। थर्मोडायनेमिक्स ने कहा दुनिया में अगर कुछ अपने आप होता है तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो होके डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। हमें जवाब मिल गया, डेल्टा एस टोटल जब जब पॉजिटिव होगा तब तब अपने आप होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमें जवाब मिल गया, स्पॉन्टेनिटी का जवाब मिल गया, कुछ अपने आप क्यों होता है का जवाब मिल गया। जब जब डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा तभी अपने आप होगा। बस फर्क इतना है, जो डेल्टा एस टोटल है वो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग का समेशन है। डेल्टा एस सिस्टम निकालना तो आसान है, लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना आसान नहीं है, क्योंकि डेल्टा एस टोटल की कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट है। इसीलिए हमने स्पॉन्टेनिटी का एक नया पैरामीटर बना डाला। क्योंकि डेल्टा एस टोटल का कैलकुलेशन आसान नहीं है, इसीलिए हमने स्पॉन्टेनिटी का नया पैरामीटर बना डाला। और वो जो नया पैरामीटर था जिसका नाम आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। बट फिलहाल अभी आपको इतना याद हो, नाउ वी हैव आंसर। हम जिस सवाल की खोज में चले थे, आखिर कुछ क्यों अपने आप होता है, जवाब मिल गया, इसीलिए होता है क्योंकि हो के डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो जब जब डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, सुन लो, जब जब डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा मतलब डेल्टा टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तभी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई होप आप सबको क्लियर है। यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ वही सारी बातें हैं, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस टोटल नेगेटिव यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस टोटल 0 यानी कि प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। राइट? तो जो सारे सवाल हैं, कर ले क्या एक दो सवाल कर ले क्या, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभिषेक बेटा फील वाली बातें हैं, बाकी आप सबको, हाँ निखिल 2 ही फॉर्मूले आए, बाकी कल फॉर्मूले आएंगे ना। एक बच्चा कह रहा है सर आपने हमारा A4 साइज का पेपर बर्बाद करा दिया, तो उसमें 2 ही फॉर्मूले लिखे। कोई बात नहीं निखिल, कल लिख लेंगे, परेशान मत हो, पेपर काम आ जाएगा। ऑलराइट, एक दो सवाल कर लेते हैं यार, अभी 5 मिनट और ले लूं आपके, 5 मिनट और, ताकि फील आ जाए ना, मजा नहीं आएगा फिर, कल आप भूल जाओगे सब। 2 सवाल कर लेते हैं। ऑलराइट, हाँ हाँ, तो एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, पहला सवाल जल्दी से बताएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, सिंपल है, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंट्रोपी डिक्रीजेस, फटाफट ओरल सवाल है। ये लिखा है एक्चुअली सॉलिड से लिक्विड, ऐसे लिखा है एरो बना के, है ना, सॉलिड से लिक्विड बना है, कोई भी बता देगा। सॉलिड लिक्विड बना, एंट्रोपी बढ़ी है, एक्सपांशन ऑफ गैस, एंट्रोपी बढ़ी है, डिसोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल, मिला रहे हो, घोल रहे हो, तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ी। आपसे घटी हुई पूछा है, पॉलीमराइजेशन। यार द करेक्ट आंसर इज पॉलीमराइजेशन। बहुत बढ़िया, शानदार, सबने सही जवाब दिया। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, आखिरी सवाल है पक्का। हेलो, क्या निकाला आपसे, एंट्रोपी। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाएं क्या, डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाइए बच्चों, डेल्टा एस बराबर NCV/ln। अब जो आपने फॉर्मूले में लिखे थे ना, उसको याद करो, NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1। देखो क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, इसको भूल जाओ। मतलब डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या लगाना आपको, NR/ln V2/V1। वॉल्यूम दिया है, प्रेशर, सब प्रेशर दिया है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, NR/ln P1/P2। लॉग में कन्वर्ट कर ले सर, कर लेते हैं, 2.303 NR log P1/P2। एक बच्चा सॉल्व कर रहा था, उसने मुझसे कहा यार सर, अगर अपन ध्यान से देखें, ये जो फॉर्मूला लिखा अपन ने, ये तो वर्क वाला फॉर्मूला है। मैंने कहा बिल्कुल सही यार, याद करो ना,
आइडियल गैस की बात चल रही है। आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, हाँ होता है। डेल्टा ई 0 हो गया तो क्यू बराबर डब्ल्यू नहीं है, हाँ सही बात है। डब्ल्यू का फॉर्मूला आपको याद है क्या? 2.303 nRT log V2/UN। अरे वही तो लिखा हुआ है। हेलो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी की गीत गाओ। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी गीत गाओ। आप सबके सामने आंसर है एंड द करेक्ट आंसर इज 46.6 कैलोरी पर केल्विन। आंसर जूल में भी निकाल सकते हो। हाँ ठीक है, जिन बच्चों ने जूल में दिया चलेगा, जिन बच्चों ने जूल में दिया चलेगा। इंटू 4 कर दो ना यार, जूल के लिए क्या करोगे आप? 46.06 इंटू 4.2 निकाल लो। 4 चौको 16 कितना आ रहा है? 180 के आसपास आएगा, कुछ देख लीजिए। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। एक बच्चा मुझसे पूछा फॉर्मूला कैसे याद करना है। बेटा फॉर्मूला एक ही आपको याद करना है, डेल्टा एस का जनरल फॉर्मूला। उसके बाद जैसा मैंने आपको सिखाया कंडीशन के हिसाब से नेगलेक्ट करते रहिए, है ना, तो वो आपको करना पड़ेगा। फिर भी कोई बच्चा नहीं याद कर पाता है, बेटा लिख लिख के याद करो। सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद याद करो। याद होगा कैसे नहीं, पागलों की जैसे याद करो, जुनून से याद करो, होगा कैसे नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आप सबके पास लिंक है ही, हैंडआउट जो है आपको लिंक पे मिल जाएगा। ओके, पढ़ते रहें पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से।